तो आज देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, प्रदेश भी खतरे में है। इसलिए अपनी जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि अब जिन लोगों ने देश और प्रदेश की जनता को धोखा दिया है उनको सत्ता में बने रहने कोई अधिकार नहीं है। अगर वो ऊंची जात का गुंडा माफिया अपराधी है तो सत्ता के गलियारे में घूमने की उसको फ्रीडम है। अगर कहीं भूल से भी छोटी सी गलती कोई दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम समाज कर देता है तो उसके घर बुलडोजर भी जाएगा, दर्जनों मुकदमे भी दर्ज होंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगा और साथ ही साथ उसका घर भी जमींदोज कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये सरकार पूरी तरीके से भेदभाव पूर्ण कार्रवाई कर रही है। तंत्र बचाने की आप बात कर रहे हैं और यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री बनारस में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब जो है कि हम हिंदू राष्ट्र की आगाज कर चुके हैं और यहाँ पे माँ गंगा से उन्होंने आशीर्वाद मांगा, विश्वनाथ का बाबा का पूजा अर्चन करके बिहार से यात्रा शुरू कर देंगे। ये दुधमहे बच्चे हैं। घर बुलडोजर चला है तो या तो दलित होगा, आदिवासी, पिछड़ा होगा या मुस्लिम समाज का होगा। आज किसी की हत्या अगर हो रही है तो या दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज का है। कहीं बहन बेटियां बलात्कार शिकार हो रही हैं तो दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज की बहन बेटियां हैं। सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। वहीं पर माननीय मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश बेच रहे हैं। सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अब तक मोदी जी, अदानी, अंबानी, अन्य थैलीशाहों के हाथों में बेच दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज बनारस आए थे। स्वामी जी, आज आप बनारस आए थे और अपने समाज के लोगों से मिले, लगातार भाजपा पर निशाना साधा। आज बनारस आने का क्या उद्देश्य रहा आपका? ये केवल बनारस में ही नहीं आया हूँ। संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा अपनी जनता पार्टी पूरे प्रदेश में लेके चल रही है। ये 6वें चरण की यात्रा है जो 15 सितंबर से प्रारंभ हुई है। आज वाराणसी में है, कल 15 सितंबर को जौनपुर में थी, आज वाराणसी में है। इसके बाद 17 चंदौली रहेगी, 18 गाजीपुर रहेगी, 19 मऊ रहेगी, 20 बलिया रहेगी और 21 को आजमगढ़ में 6वें चरण का यात्रा समापन होगा। तो इस कुल मिलाकर के आज जिस तरीके से पूरे देश में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, महंगाई आसमान पर है, किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई, लाभकारी मूल्य आज तक किसानों को नहीं दिया गया और साथ ही साथ किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को भी ठुकरा दिया गया। छुट्टा जानवर किसान गरीब फसल के चौपट अलग कर दे रहे हैं। योगी सरकार 27,000 स्कूल बंद करने की घोषणा कर चुकी थी जो अपनी जनता पार्टी के विरोध के कारण बैकफुट पे आई। यद्यपि बंदी करने का निर्णय तो फरमान जारी कर दिया, स्कूल बंद न होने का फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन अभी भी योगी सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। वहीं पर माननीय मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश बेच रहे हैं। सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अब तक मोदी जी, अदानी, अंबानी, अन्य थैलीशाहों के हाथों में बेच दिया है। तो आज देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, प्रदेश भी खतरे में है। इसलिए अपनी जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि अब जिन लोगों ने देश और प्रदेश की जनता को धोखा दिया है उनको सत्ता में बने रहने कोई अधिकार नहीं है। 2027 का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा और अपनी जनता पार्टी इस दिशा में मजबूती के साथ काम कर रही है। योगी जी हो या मोदी जी हो, लगातार ये तो कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है और हमने गुंडों और माफियाओं का जो है कि साम्राज्य खत्म कर दिया है। जितने भी हिस्ट्री सीट कुख्यात गुंडे माफिया अपराधी हैं वो सत्ता के गलियारे में घूमते नजर आते हैं। अगर किसी घर बुलडोजर चला है तो या तो दलित होगा, आदिवासी, पिछड़ा होगा या मुस्लिम समाज का होगा। आज किसी की हत्या अगर हो रही है तो या दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज का है। कहीं बहन बेटियां बलात्कार शिकार हो रही हैं तो दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज की बहन बेटियां हैं। इसलिए ये सरकार गुंडे माफिया अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई करने में भी भेदभाव करती है। अगर वो ऊंची जात का गुंडा माफिया अपराधी है तो सत्ता के गलियारे में घूमने की उसको फ्रीडम है। अगर कहीं भूल से भी छोटी सी गलती कोई दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम समाज कर देता है तो उसके घर बुलडोजर भी जाएगा, दर्जनों मुकदमे भी दर्ज होंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगा और साथ ही साथ उसका घर भी जमींदोज कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये सरकार पूरी तरीके से भेदभाव पूर्ण कार्रवाई कर रही है। लोकतंत्र बचाने की आप बात कर रहे हैं और यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री बनारस में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब जो है कि हम हिंदू राष्ट्र की आगाज कर चुके हैं और यहाँ पे माँ गंगा से उन्होंने आशीर्वाद मांगा, विश्वनाथ का बाबा का पूजा अर्चन करके बिहार से यात्रा शुरू कर देंगे। ये दुधमहे बच्चे हैं। अभी इस देश की आज़ादी के लिए
लगभग 30 लाख लोगों ने, किसी ने शहादत दी, कोई पूरी जिंदगी जेल में बिताए और कोई स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पूरा जीवन इस देश को दिया। वो क्या कीमत समझेंगे देश की आज़ादी का। आज हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमरवीर सपूतों, शहीदों के चलते देश आज़ाद हुआ है। भारतीय संविधान है, संप्रभु राष्ट्र भारत गणराज्य है। अब यदि कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो इसका मतलब वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा अंतिम सवाल आएगा, लगातार जब चुनाव आ रहा है, बड़े बड़े मंचों से योगी हो या मोदी हो लगातार कहते हैं कि हम पीओके को हासिल कर लेंगे, और राम भद्राचार्य का एक बयान आया कि उन्होंने पूर्वी यूपी को मिनी पाकिस्तान बोल दिया है। अब जिसकी मति मारी गई है वो बोलेगा क्या? आप दिमागी रूप से पागल लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? अच्छी बात बोलेगा? ये लोग ठेका लिए हैं देश को बांटने का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जो भाईचारे का हमारी संस्कृति है, उस भाईचारे का कत्लेआम कर रहे हैं। ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं। अन्यथा कोई दूसरी सरकार होती तो ऐसी बोली बोलने वाले अब तक जेल में होते। मुसलमानों में महिलाएं यूज़ और थ्रो का सामान है और 25 बच्चे पैदा करते हैं और बुढ़ापे में जो है कि उनको छोड़ दिया जाता। इस तरह का राम भद्राचार्य का बयान आ रहा है, लगातार वे इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। तो किसी धर्म वाले को किसने रोका कि आप 25 बच्चे न पैदा करिए? इसलिए बकवास करने वाले लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार की अनसन बातें बोलते रहते हैं। 2027 में आपका क्या मुद्दा रहेगा चुनाव लड़ने का? आज 2027 में हमारे पास एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। आज सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, देश का नौजवान बेरोजगार हो रहा है, उनको रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। तमाम ऐसे लोग जो मानदेय पर छोटी वेतन में काम कर रहे हैं उनको भरपूर जो हमारे तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी या जिस कैटेगरी के अधिकारी होंगे उनका जो मूल वेतन उसके बराबर उनको मानदेय भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आज शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, आंगनबाड़ी सहायिका हैं, रोजगार सेवक हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आदि तमाम ऐसे जो मानदेय पर काम कर रहे हैं इनको नियमित करने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ आज बेतहाशा जो गरीबी, महंगाई बढ़ी है, रोक लगाने का प्रभावी उपाय किया जाएगा। आज SC, ST, OBC के ऊपर जो जुर्माती अत्याचार हो रहे हैं, नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियां बलात्कार शिकार हो रही हैं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए कानून राज स्थापित किया जाएगा। गुंडे, माफिया, अपराधी सत्ता के गलियारे में नहीं, जेल की सलाखों में दिखाई पड़ेंगे। और साथ ही साथ हम आज पहली हमारी प्राथमिकता है कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की और देश की जनता के साथ वादाखिलाफी की उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। 2027 में अगर आपकी सरकार आएगी तो आपका पहला काम क्या रहेगा? पहला काम कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करना, उत्तर प्रदेश में अमन चैन स्थापित करना, सभी के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना। भाजपा की मुश्किलें बढ़ा देंगी आप? जो आपका यात्रा चल रहा है, क्या ये भाजपा की मुश्किलें बढ़ाएंगी? जब भाजपा की विदाई होगी तो मुश्किल क्या, उनको लेने देने आ जाएंगे। आज जो मनमाना कर रहे हैं आखिर इसका भी तो हिसाब किताब लिया जाएगा। मैं विकास मौर्य रचना अनाथालय के प्रबंधक हूँ। सर, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जो है बनारस आ रहे हैं और आपने सारी व्यवस्था किया है, क्या कुछ है आज? जैसे कि हमारे महान नेता हैं, हमारी पिछड़ी जातियों में मौर्य बस्ती में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो भूतपूर्व मंत्री भी रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, उनके संरक्षण में हमारा समाज जो मौर्य समाज है, सम्राट अशोक के बाद अभी हम पिछड़े हुए थे, अब हम लोग धीरे धीरे उत्थान करना चाहते हैं। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के संरक्षण में हम अपने बिरादरी को बहुत आगे ले जा सकते हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। किन किन मामलों में आज स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत होगी? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछड़ों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, लोगों को सहयोग किए हैं। अब हम लोग भी राजनीति स्तर पे बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोगों में एकता है, सामाजिक रूप से हम लोग बहुत अच्छे बने, पिछड़े रूप से हम लोग आगे बढ़ें
इसी उद्देश्य से उनसे मुलाकात करना आज चाहते आपके हैं। समाज के लोग यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, आज अपने समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारा समाज में अभी एकता का अभाव है। हम लोग सामाजिक रूप से अभी भी पिछड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि एकता रहेगा, सामाजिक रूप से वर्चस्व स्थापित करेंगे तो हम लोग अपनी मांग चाहे लोकसभा हो, चाहे सांसद हो, चाहे समाज किसी भी क्षेत्र में मजबूती से रख सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार आवाज़ उठाते हैं, अपने समाज के पिछड़ों की समाज की आवाज़ उठाएंगे। क्या ये आवाज़ जो है कि उठाने वाली प्रक्रिया जारी रहेगी या आप लोग बंद कर देंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक समझदार शिक्षित हैं और हमारे समाज को उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। हमारा पूरा समाज उनके साथ खड़ा है, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आने वाले कल में उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शिव कुमार मौर्य है, मैं सलारपुर का वासी हूँ। आज स्वामी प्रसाद मौर्य आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, यहाँ पे तमाम जनता मौजूद है। आज क्या क्या किन मुद्दों पर बातें हुई? अभी तो देखिए वो आ रहे हैं, हमारे इस क्षेत्र के सभी जो है बिरादरी के लोग उनसे बातें करेंगे और आगे क्या हो, कैसे अपने मतलब पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाएं, इसके बारे में उनसे चर्चा होगी। फिर आगे जैसा वो कहेंगे, आगे हम लोग का वो मार्गदर्शन करते रहेंगे, हम लोग उनके पीछे पीछे चलते रहेंगे।